हाय। ओ वाह, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग लल्ला। आगे मेरा लल्ला मचाएंगे हल्ला। चलिए भाई, पिछली क्लास के अंदर अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था? एस ब्लॉक। क्या खत्म हो गया था लल्ला? एस ब्लॉक वाह। क्या हो गया था? एस ब्लॉक वाह। क्या खत्म हुआ था? एस ब्लॉक वाह। आप लोगों को मैंने कहा था सीमेंट याद करने के लिए। सीमेंट याद किया आपने? प्रॉमिस करो। सीमेंट याद करने के लिए कहा था एनसीईआरटी से। ठीक है, याद किया? बोलो। सीमेंट याद करने के लिए कहा था भाई, याद किया? राधे राधे। अरे श्याम मिला दे। क्लियर? तो अगला हम देखें। तो आपको अगला हम चैप्टर पढ़ाएंगे अब डी ब्लॉक। नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो कौन सा आएगा बच्चों? बोलो बेटा। डी ब्लॉक। नहीं, टी ब्लॉक हम आखिरी में लेंगे, लास्ट में। ठीक है। कितने बच्चों को मजा आ गया था? सिलिकेट हम पढ़ेंगे। सिलिकेट आप बॉन्डिंग से करना है ना बेटा ऋतुराज? हाँ। यस। कितने बच्चों को कल मजा आ गया था पीवाई क्यूज में? जल्दी बताओ। फिर चैटिंग चली गई। कितने बच्चों को मजा आ गया था सच बताओ? सबको? तो अब डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डी ब्लॉक याद तो करें।
ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला जल्दी बताओ। डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट। चैटिंग बंद हो गई बे, कहाँ गई चैट। ओ भाई, इसको याद करना पड़ेगा अब आपको, डी ब्लॉक को। ठीक है, आई होप आप सबको याद होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है। ये जो आपका स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाता है बेटा। ठीक है, और यहां से यहां तक ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगी, और ये यहां से यहां तक थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगी। क्लियर। अब इसको याद होना जरूरी है, एलिमेंट की शक्लें देख लो आप फटाफट से। हो गया। ये जो था ना, इसके बारे में कहानी है कि पुराने जमाने में इसको सोवियत संघ ने भी खोजा था, अमेरिका में नहीं खोजा था। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट आ गए, तो आईयूपीसी ने रूल बनाया कि यार जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको मिलेगा। यानी कि जब 100 के बाद कोई एलिमेंट आता है, इतिहास को समझना, 100 के बाद आईयूपीसी का रूल समझना, क्योंकि एक एलिमेंट के दो दो नाम होते हैं, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो आईयूपीसी ने रूल निकाला कि 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका पहले आईयूपीसी नाम दे देंगे, है ना। अब एक कंट्री ने खोजा और एक और दूसरी कंट्री ने भी खोजा, उसने अपना नाम दे दिया कुर्चोवियम, सोवियत संघ ने, और इन्होंने दे दिया अपना रदरफोर्डियम। उन्होंने कुर्चोवियम दे दिया, इन्होंने सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिकन ने दे दिया रदरफोर्डियम। तब तक के लिए आईयूपीसी ने कहा कि देखो जब तक मीटिंग नहीं होगी आईयूपीएसी की, तब तक वो कोई भी एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम आईयूपीसी नाम मानेंगे उसका। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या आईयूपीसी ने कंडीशन दी कि जब आप कभी भी नाम भी दोगे, तो ऐसा नहीं है कि मर्जी पड़े जिसका दे दो, कि मोमोज के नाम पे डाल दिया, नहीं मैं तो अपनी चाउमीन के नाम पे डालूंगा। नहीं, आप तभी नाम दोगे जब या तो स्टेट के नाम पर हो, जो देश है उस देश के अंदर जो देश का नाम है वो हो, या उसके स्टेट का नाम हो, या उसके साइंटिस्ट का नाम हो। तीन नाम से हो सकते थे, स्टेट से, कंट्री से और साइंटिस्ट में। वो नाम आने के बाद आईयूपीएसी की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, सबसे ज्यादा वोटिंग जिसको होगी, वो नाम एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो रदरफोर्डियम को वोट ज्यादा मिले, इसलिए रदरफोर्डियम होगा ये। तो आपको बचपन से लेके हो सकता है कि हर जगह आप रदरफोर्डियम ही पढ़ें, तो मैंने आपको इसका इतिहास बताया है, हिस्ट्री, तो आपको ये पता भी होना चाहिए था यहां पर, है ना। क्लियर। 89 का 109 होगा, सॉरी गलत लिख दिया मैं, 89 होगा, है ना, इसका 89 होगा, वरना 104 कहाँ से आएगा ये सॉरी, ये 89 है। क्लियर हो गया सबको। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी याद होना चाहिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3DT2 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, और ये 3D10 4s2 होगा। क्लियर दोस्तों, याद हो गया, है ना जी। आई होप आप सबने करेक्ट भी कर लिया होगा ये वाला। क्लियर। तो ये आपके पास इनके कॉन्फ़िगरेशंस आ गए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला, कि इन्हें पोजीशन कहाँ है, डी ब्लॉक की पोजीशन कहाँ है। तो पहला सवाल होगा, पोजीशन होगी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। बोलो क्या बोला मैंने, बताओ। बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। और एस एंड पी ब्लॉक होने की वजह से, यानी कि इनकी स्थिति जो है वो ऐसी नहीं होगी जैसे रिएक्टेंट होता है,
फिर एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो बीच की बात होती है, दोबारा बोलो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो बात होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं ना, तो इसलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट पड़ गया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है बिटवीन एस और पी के बीच में होने की वजह से, यानी पोजीशन के बेसिस पे। पर जो डेफिनेशन थी वो बाद में इनकी बदली गई, और डेफिनेशन क्या है अब ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए टर्म है, किसके लिए टर्म है, डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो टर्म है वो क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट which have partial filled d orbital d block element which have partial filled d orbital in ground state or in excitation state, sorry, ground state or in stable oxidation state। मतलब जैसे मान लीजिए कॉपर आ गया, अब आप देखोगे अगर कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी बताया था कि 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 आ गया, 3s2 आ गया, 3p6 आ गया, 4s1 3d9 आ गया, आया ना, 4s1 3d10। ठीक है, अब इधर देखो, अगर आप इसको अरेंज कर लोगे तो आपको पता है ऐसा बन जाएगा ये। अब दिमाग की बत्ती जल गई। कॉपर अपना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, तो अगर आप कॉपर को ध्यान से देखेंगे तो ये 3d10 आएगा। फिर अगर आप कॉपर को ध्यान से देखेंगे तो फिर ये 3d10 आ जाएगा। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, कॉपर कॉपर +2 भी शो करता है। अगर कॉपर कॉपर +2 शो करेगा तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 आ जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ, ये भी कॉपर से कॉपर +2 शो करेगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। अब ये बताओ कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, हाँ या ना, +2 भी होती है, तो इसका मतलब ये 3d9 शो कर रहा है, तो यहाँ तो पार्शियल फिल्ड हो गया इसका। अगर ये डी पार्शियल फिल्ड हो गया तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने बात करी जिंक की। जिंक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, और जिंक हमेशा सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। जिंक +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखो तो भी इसका डी भरा हुआ है, अगर आप इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो तो भी डी भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी जिंक नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिंक अगर नहीं है तो जिंक के नीचे भी तो जो कैडमियम और एजी वो नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट नॉट ट्रांजिशनल एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन में। तो यानी कि एक बात हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, all D block elements all D block elements are not transition element, but all transition element
ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ये स्टेटमेंट आपसे पूछेगा तो गलत कर देंगे क्या? ये स्टेटमेंट गलत करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। दोबारा बोलो। डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट है वो सब ट्रांजिशन है, और सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो स्टेटमेंट कंफ्यूजन हो रहा है। तो जितने भी डी ब्लॉक हैं वो सब ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि जिंक एडमिया में जी ट्रांजिशन नहीं होते। तो यही लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक जितने भी होंगे, ऑल डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन। ठीक है, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ रहे हो? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तुम्हारी चैटिंग नहीं दिख रही यार, वापस से कहाँ चली गई? अब दिखाई देगी शायद। हाँ, आ गए शक्ति की आ गई। चलिए नोट करो। क्लियर दोस्तों? तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते थे, एक बहुत बड़ा डाउट था जो खत्म हो गया आज आपका। समझ गए? जिंदगी में ट्रांजिशन एलिमेंट के लफड़े खत्म, कि क्यों ट्रांजिशन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, का समझ बट बूढ़ा। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद अगर हम बात करें, पीछे दिखा दीजिए सर। ओके सॉरी, लिख लो पहले। ये डी ब्लॉक है अपूर्व। हो गया? अगला, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करने के बाद अब आएगा आपके पास मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा बोलो। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और साइज। तो अगर मैं यहां पर बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम से लेकर के क्रोमियम, और क्रोमियम से लेकर के जिंक, तो आप देखो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 3d1। इसका देखोगे तो 3d5 4s1। इसका देखोगे तो 3d10 4s2। एक एक एलिमेंट, ठीक है ना? ये क्लियर दोस्तों? अब आप देखो सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन्हीं में आ रहा है, यानी कि इन्हीं का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। और इनका विचारों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो इनका जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगा। अब एक बात हमने और पढ़ी थी इस ब्लॉक में, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमने एक लाइन और क्या पढ़ी थी, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये भी आपको इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होगा, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे लो होंगे। बट मैग्नीज हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मैग्नीज जो होता है वो हायर मेल्टिंग पॉइंट रखता है उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आपके पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो तो जो मेटल होता है उसकी पैकिंग कैसी है, वो आपका कौन सा जो है वो लेटिस रखता है, लाइक BCC, SCP, CCP,
तो इस वजह से मैग्नीज का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चले तो कम आना चाहिए था, लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ जाता है। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि जनरली जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सॉरी ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, लोअर आएगा, लोअर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे ना। हाँ लोअर, तो क्या डाउट आएगा लोअर क्यों है, जबकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5 है, उसमें हायर आना चाहिए था। आप समझना मेरी बात को, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट तो हायर आना चाहिए था क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा था कि मैग्नीज हैव एक्सेप्शनली लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्या आएगा जल्दी बताओ, मैग्नीज एक्सेप्शनली हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे आप, ट्रू, वो कम रखता है, जबकि अनपढ़ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसका ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका ज्यादा होगा। तो आप समझे आप, इसीलिए हमने जो टंगस्टन को यूज करते हैं हम फिलामेंट के लिए। बल्ब जो यूज होता है ना, बल्ब, उस बल्ब में जो फिलामेंट होता है लल्ला, वो कौन सा होता है बताओ, जो बल्ब होता है, बोलो, बोलो, बल्ब बल्ब बल्ब, टंगस्टन। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दे और उस क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज इन, which of the following metal can use in filament, एक्सरे ट्यूब। तो इसका आंसर देखना पहला। हम्म, आपको बताना है एक्सरे ट्यूब में किसका कर सकते हैं, आप जल्दी बताओ।
सॉरी, ओके ओके, सॉरी सॉरी, दोबारा से देखो। डी ब्लॉक की बात कर रहे थे। एक प्रॉपर्टी आई जिसमें लिखा है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोबारा बोलो, क्या आया? अब आ गई ना वॉइस? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पिछले वाले का एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। फिलामेंट जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले का होता है। पिछले वाले का ही दे रहे मोहित। मोहित, अभी आवाज आ रही है? फिलामेंट मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा उसी का फिलामेंट लेते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो मेल्टिंग पॉइंट इस वाले का सबसे ज़्यादा है ग्रुप का। अगर इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब इनमें से कोई लेना पड़ेगा। अगर इनमें से लेना पड़ेगा तो ऑप्शन में ये तीनों ही होने चाहिए, क्योंकि इसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो देखा मैंने इनमें से कौन सा है, कुछ है तीनों में से। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन में से एक है, इसलिए टंगस्टन को यूज़ करेंगे, मोलिब्डेनम को यूज़ करेंगे एज ए फिलामेंट। अब सवाल आएगा तो कर देंगे, कर देंगे ना? उसके बाद मैंने कहा यार ये मेटल जो होती है वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब ये अच्छी कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। क्या कहा मैंने, जल्दी बताओ? ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दोबारा बोलो। गुड कंडक्टर होती है हीट और, क्योंकि मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर ही होती है। अब साइज बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मिडिल तक जाते हैं तो साइज छोटा होता है। क्यों? क्योंकि शील्ड जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। मिडिल में जाते हैं तो साइज जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, यानी इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर होगा। यहाँ जाएंगे तो इनका साइज जो होगा बढ़ जाएगा अचानक से। ठीक है, जो मैंने बोला आपको वही याद रखना है। इनके डेटास पे मत जाना, वैल्यूज मत देखना। अगर कहीं भी वैल्यू देखोगे तो आंसर गलत आने लग जाएंगे, ऑर्डर गलत हो जाएंगे आपके। क्योंकि क्वेश्चन ऑर्डर से ही बनता है, और ऑर्डर ये है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, मिडिल में कांस्टेंट होगा, और उसके बाद बढ़ेगा। ये कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट, और फिर बढ़ जाता है कॉपर से जिंक, और मैंगनीज तक छोटा। अब आप ये डाउट मत सोचने लगना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका इसका ऑर्डर क्या होगा, उसका इसका ऑर्डर क्या होगा, उसका इससे ज़्यादा होगा या इसका इससे ज़्यादा, ऐसे सवाल आते ही गड़बड़ हो जाती है ना? तो एक सिंपल ट्रेंड पूछेगा, आपको बता देना। ये था साइज अलोंग द पीरियड। लेकिन अब हम उधर जाएंगे, अगर अलोंग द पीरियड से उधर, अब आएगा डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप में क्या होता है वो समझना है। स्कूटर, यामालाओ एसी, तिजोरी, हाफ क्यों, कार में टांग, जिंक, कैडमियम, एच जी। ये सिचुएशन के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेंथेनम के बाद सीरियम 58 से लेके लुटीशियम 71 तक है, और थोरियम 90 से लेकर के लोरेंशियम 103 तक है। ये आपकी 4F सीरीज है, ये आपकी 5F सीरीज है। इनको मिला के एफ ब्लॉक कहा जाता है। अब आप जब इनका एटॉमिक नंबर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है 21, 39, 57, 89। यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, 22, 40, 72 और 104। आप अगर नोटिस करें तो यहाँ से यहाँ जाते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाते समय अचानक से 40 से 72 जाएंगे तो आप देखो 72 4 करेंगे तो आपके पास 32 का एक साथ जंप आएगा। मास में 32 का जंप आ रहा है अचानक से। और उसका फर्क क्या होता है ये देखना। उसका रीजन है कि यहां से जब आप ये जब जिरकोनियम से हैफनियम आते हैं, जिरकोनियम से हैफनियम आते समय ये 14 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे इसके, 4F के। क्या आएंगे? 4F के 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की पावर। जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज है, इसे रोकने की पावर। ये न्यूक्लियर चार्ज है, इसे रोकने की पावर। दोबारा बोलो। ये ऐसे गए तो इसे रोकने की जो पावर है उसे न्यूक्लियर चार्ज की पावर कहा जाता है। ये है। ये सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट की जो पावर है यानी रोकने की पावर है वो एस की होती है, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है, और फिर एफ की होती है।
तो आपसे अगर पूछेंगे न्यूक्लियर चार्ज को रोकने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा किसकी है, तो एस की शील्डिंग पावर सबसे कम ज्यादा होती है और एफ की सबसे कम होती है। अब आप सोचो कि जब आप नीचे आ रहे हो हैफनियम में, तो 4F आ जाएगा, 5D आ जाएगा, 6S 6P 6 शेल बचेगा। जब ये 4F आएगा तो 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेगा। अगर 4F आ गया तो न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ गया। 14 प्रोटॉन बढ़ने से 14 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ गया। वो न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ जाना है। अब वो न्यूक्लियर चार्ज अगर बाहर की तरफ जाएगा तो एफ की शील्डिंग पावर कम है, वो रोक नहीं पाएगा, वो सीधा बाहर आएगा। एफ की शील्डिंग पावर कम है तो वो रोक नहीं पाएगा, वो रोक नहीं पाएगा तो सीधा बाहर की तरफ आएगा। एस की शील्डिंग पावर कम है, वो रोक नहीं पाएगा, तो ये न्यूक्लियर चार्ज सीधा बाहर आएगा। ठीक है। और डी की भी कम है तो नहीं रोक पाएगा, इसलिए यहां जाएगा। तो जैसे ही आउटर शेल पर अट्रैक्शन बढ़ेगा उस आउटर शेल को वो खींचना शुरू करेगा। आउटर शेल को जैसे ही वो खींचना शुरू करेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। आउटर शेल को जैसे ही खींचना शुरू करेगा तो उसका साइज छोटा होने लग जाएगा, और साइज अगर छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या निकलेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज। क्लियर। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की जब बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर क्या हुआ कि जैसे हम नीचे आएंगे तो 3D सीरीज और 4D सीरीज में तो 4D सीरीज ज्यादा होगा, साइज बड़ा है। और 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। ये रीजन पूछेगा क्यों, तो वो रीजन आपको बताना है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। और 4F सबशेल के अलावा इसका एक नाम होता है, याद हो तो, लेंथेनाइड सीरीज। और इसका एक नाम होता है एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज की वजह से इसका एक नाम होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो इसी की वजह से हुआ ना। तो क्या नाम बनता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अब कि ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम बताओ। तो कोई आंसर में दिक्कत नहीं है, ये है और इन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। और आप बोल दोगे रीजन ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने अभी क्या पढ़ा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, जब आप यहां से यहां गए तो फर्स्ट टाइम, ये देखो आप जिरकोनियम से हैफनियम जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम ये 4F के मेंबर्स आपके पास आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम 4F के मेंबर्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज में 14 इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा पड़ती है, और एफ की शील्डिंग पावर कम है तो नहीं दे, रोक नहीं पाएगा। वो रोक नहीं पाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बाहर आएगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बाहर आएगा तो क्या होगा, नोट करो इसको। यार चैटिंग रुक जाती है बार बार। हो गया, नोट करो इसको।
हो गया? ये वाली सीरीज भी लिखनी थी क्या? ये लो। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े? अब इधर देखो। अब एक सवाल पूछेगा आपसे, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ साइज। अरे यार क्या हो रहा है? ये रस, ठीक है। क्लियर? अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ बहुत मजेदार चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें कोनो लफड़ा नहीं होगा। पूछो क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये सीरीज अब बढ़ेगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। रीजन है यहां से चलेंगे। जब पहली बार में जब ये 4F आ रहा है ना, ये यहां से आ रहा है, यहां से हैफ नियम से। यहां तक कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि 4F की एंट्री ही लेंथनम के बाद हो रही है। 4F की एंट्री लेंथनम के बाद हो रही है। 4F की एंट्री जो है वो लेंथनम के बाद हो रही है। दोबारा बताओ। 4F की जो एंट्री है वो लेंथनम के बाद हो रही है लल्ला। तो इसका मतलब क्या निकला? लेंथनम के बाद हो रही है, इसका मतलब लेंथनम तक तो लगेगा ही नहीं 4F का इफेक्ट। यानी लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन लेंथनम पर नहीं लगेगा। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन नहीं लगेगा तो साइज हमेशा शेल से देखते हैं। तो शेल अगर नीचे आने पर बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा। अब आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दोबारा से बोलना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं उसका रीजन आपसे पूछेगा। ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो n-1d होता है ना, वो और ये जो लास्ट वाला ns है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। ये जो n-1 है और ये जो 3d, इनके बीच का जो गैप है वो कम है। तो ये आपका जो 4s है और ये 3d, इनका गैप कम होने से इलेक्ट्रॉन इधर उधर आ जा सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है। अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको डिवाइड किया गया है। जैसे पहला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दूसरा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, और तीसरा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं बात करूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वो +8 +4 से लेके +8 तक है। कॉमन वाली देखें तो +3 +2 है। लोअर है -1 0 -2 +1 ऐसे। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग में पाई जाती है, अगर याद हो तो। -1 वेनेडियम पर -1 आया था, VCO होल 6 माइनस।
टाइटेनियम पर आया था TiCO6-2। तो ये आ जाती है कौन सी, बोलो, ये आ जाती है कौन सी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो तीन तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाई जाती हैं। आपको पता चल गया कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती हैं वेरिएबल, और वो वेरिएबल होने का रीज़न है लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड, सॉरी, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N-1D और NS, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N-1 और NS इलेक्ट्रॉन। उस बेसिस पर हमने इनको तीन उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब तीन में डिवाइड कर दिया है, उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस में पाई जाएगी। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड इन देयर ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। दोबारा से बोलेंगे, जो आपसे बोला गया कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो किस में पाया जाएगा, उसके ऑक्साइड्स में, फ्लोराइड्स में या ऑक्सी फ्लोराइड्स में। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखें CrO3 है, ठीक है, MnO3 है या MnO2 है या Mn2O7 है। Cr में देखोगे तो CrF6 है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखोगे तो MnO4 माइनस है, CrO4 2 माइनस है। ऑक्सीफ्लोराइड्स की बात करें तो ये होता है ऑक्सीफ्लोराइड, ये CrO2Cl2 है। क्लियर, इनमें देखो आप सब में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये +3 +4 +7 +6 +7 +6 और +6। क्लियर। अब सवाल ये आता है कि ऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स में ही क्यों पाई जाती है। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर देता हूं, है ना, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड इन देयर ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड, ऑक्साइड्स कॉमा फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड बिकॉज, यही कंटिन्यू कर देता हूं, है ना, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ये आता है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। मजेदार बात समझ में आई आपको, कि अगर आपसे पूछे लल्ला, ओ मेरे लल्ला मचाएगा तू हल्ला, कि भाई इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हीं में क्यों पाया जा रहा है, ऑक्सीजन और इसमें, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन इसमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन और इसमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होती है। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है तो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं आसानी से, और साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन और खींचने की इच्छा होगी, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं ये, तो इसका मतलब दूसरे पर प्लस आना शुरू हो जाएगा। और अगर दूसरे पर प्लस आना शुरू हो गया, और अगर दूसरों पर, बोलो, प्लस आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो, भाई प्लस आना शुरू होते उसका ऑक्सीडेशन हो गया ना, और जो ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। नोट करो इसको।
हो गया सर? प्लीज चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस कंपाउंड, 6 आएगा ना? 6 6 हो गया। आगे बढ़े। अब देखो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनरल ट्रेंड जो रहेगा वो आपका n-1 2 और n-1 d, 1 से 10 की बात करते हैं अपन, है ना? तो जब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक चलेंगे तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर होगी वो इन दोनों का सम होगी। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी हायर वो इनकी सम होगी। 3d3 4s2 3d6 सॉरी 3d5 क्या होगी? 3d5 4s1 और ये 3d5 4s2। तो यानी कि अगर आप देखो तो इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो स्कैंडियम की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3, यहाँ +5, यहाँ +6 और ये +7, इस तरह से मैक्सिमम होगी। पर जब आयरन के केस में जाएंगे तो आयरन के केस में फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग आना शुरू हो जाती है। तो आयरन के केस में आपको ध्यान रखना है कि या तो 2 करेगा वो या 3। आर्यम के बाद कोबाल्ट आएगा वो भी 2 3। पर जो निकल होगा वो एक जनरल शो करेगा +2। कॉपर की 1 और 2 शो करता है और जिंक एक ही करता है +2। तो ये आपको थोड़ा सा है ना याद रखना पड़ सकता है क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा, ठीक है, पूछ सकते हैं नॉर्मली कि जनरल ट्रेंड क्या है। तो जनरल ट्रेंड तो ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को देख के आप निकाल सकते हो मैंगनीज तक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंगनीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गई यहाँ पे। फिर Fe से लेकर के जिंक तक चले गए अपन ये वाली में, कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब जो बात आती है कि मैंगनीज की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज जो है फाउंड विद ऑक्सीजन, ठीक है, डायरेक्टली अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीजन के साथ ही होगी। विद फ्लोरीन अगर हम बात करें तो विद फ्लोरीन ओनली MnF4 मैक्सिमम होती है और वो भी टूट जाती है, अनस्टेबल होता है तो NMF3 + O2, सॉरी +F2। तो यानी कि स्टेबल अगर हम बात करें तो +3 में पाया जाएगा, और अगर मैक्सिमम बात करें तो फ्लोरीन के साथ सिर्फ 4 तक आता है ना? विथ फ्लोरीन इट कैन एग्जिस्ट with higher oxidation state in MnO3F, इसमें पाया जाता है अगर आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो। ये ग्रीन कलर का ऑयली लिक्विड है ना, Mn2O7। क्लियर दोस्तों? क्या समझ में आया इसमें बताओ? हमें ये समझ में आया कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7 थी। हमें ये समझ में आया कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 थी तो वो सिर्फ मैग्नीज में किस में हो सकती है? ऑक्सीजन के साथ हो सकती है, जैसे Mn2O7 हो गया, MnO4- हो गया, ऐसे। लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं होगी। फ्लोरीन के साथ वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? सिर्फ +4 तक। और वो +4 भी अनस्टेबल होगा तो टूट जाएगा और MnF3 + ½ F2 में आ जाएगा। यानी मैक्सिमम कितना जाएगा फ्लोरीन के साथ? सिर्फ +3। अब क्या फ्लोरीन के साथ मिलेगा ही नहीं? नहीं, डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ तो नहीं मिलेगा। वो मिलता है किसके साथ? ऑक्सीफ्लोरीन के साथ। इस तरह से मिलेगा उसका हायर +7। ठीक है सर, योर टीचिंग फैंटास्टिक, ओ माय गॉड, थैंक यू विक्रम। ये सब ये याद हो गया, ये पक्का? अब एक छोटा सा सवाल आएगा, ध्यान से देखना इधर। वो कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट एग्जिस्ट।
करके बताओ जल्दी। टिक करते हैं ना कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। ये करके बताओ चलो जल्दी। आप देखो इधर कैसे करेंगे। तो जब इस तरह के कोई सवाल आ जाएं तो आपको कुछ नहीं देखना, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और आपको देखना है 3D2 4s2 होता है, यानी कि 5 होता है ये। तो यह हाईएस्ट +5 तक ही आएगा। अब आपको चेक करना है इसके अंदर, चेक करके बताओ इसका कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी बताओ इसका कितना आ रहा है पहले वाले का। अब सोच के बताओ, हिंट दे दिया चलो, हिंट दे दिया, अब कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा ये बताओ। हिंट देने के बाद बताओ कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पड़ेंगे। देखो इसको एक्स मान लिया, ऑक्सीजन पर -2 होता है 2, तो एक्स बराबर कितना हुआ +4, ये तो करेगा। एक्स मान लिया 2 - 2 बराबर 1, तो क्या बना ये, एक्स बराबर -4, उधर गया तो +5, ये भी करेगा। एक्स बराबर 2 -2 -1, तो एक्स बराबर कितना हुआ +3, ये भी करेगा। फिर एक्स बराबर 2 -2 तो एक्स बराबर कितना बचा ये बताओ। ये -2 था, ये दो, चार चार में से दो गए तो +2। यहाँ बताओ ये एक्स +4, ठीक है, 4 में से -2 बराबर -3, एक्स बराबर +5। मेरे हिसाब से तो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक और अगर मैं ऐड कर दूं इसमें तो ये वाला बताओ, ये करेगा क्या, सोच के बताना। इधर वाला बताओ 6 वाला। करेगा क्या, देखो इसको। अगर हम VO2 2+2 की बात करें तो एक्स 2 - 2 बराबर +2, एक्स बराबर तो +6 आ रहा है ना। तो ये +6 तो कभी कर ही नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा ये। तो ये तो सारे करेंगे इनके, ये आंसर नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट लिखा था ना, A B C D E और AF, तो आंसर जाएगा ये नहीं करेगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप आप कर देंगे कौन आयन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट समझा दिया आपको। अगला देखो, आयरन जो होता है ना वो 6 में शो करता है ये वाली पेरेट में। आयरन वैसे तो ये पेरेट में करता है, वैसे तो अनस्टेबल है ये, लेकिन ये फिर भी +6 करेगा और बेसिक मीडियम में रहेगा, ये टूट टाट जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि आयरन +6 किस में करता है तो फेरेट आयन में, ठीक है। अब आती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इट इज फाउंड इन क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स बिकॉज बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा देखो क्या लिखा है उसने, क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आने ही नहीं देंगे उसको। इसीलिए आपने देखा होगा ये FeCl3, FeCl, NiS, COS, इनमें सब में +2 +2 +3 +3 ऐसे ही चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों में से भी कॉमन पूछी जाए तो फिर मोर कॉमन +3 बोलनी है आपको। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 रहेगी, लेकिन अगर मोर कॉमन पूछे तो क्या होगा, बोलो। हाँ, कॉमन तो कौन सी रहेगी, +2 +3। मोर कॉमन पूछे तो दोनों में से भी मोर कॉमन आए तो +3। अब आएगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इट इज फाउंड इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे ये रहा NiCO4, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर आपका V पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें सॉरी इसकी बात करें अगर MnCO6+, तो ये Mn पर प्लस आ जाएगा। क्लियर। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ गई। तो अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन, ये सब तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई। होमवर्क आपको दूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद, तो आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़कर आएंगे, प्रॉमिस करो। हम्म। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम सोचते हैं ना, वो हम सोचते हैं कि यार कॉन्फ़िगरेशन से बेस्ड होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पर स्टेबिलिटी डिसेंड करेगी जरूरी नहीं है। मेटल कैटायन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होती है, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाली जाती है, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। किससे निकाली जाती है वो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। किससे निकाली जाती है बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इसी बेसिस पर एक सवाल बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट में कि कॉपर+1 और कॉपर+2 दोनों में से स्टेबल कौन है। आपसे पूछा उसने, बताओ कि कॉपर+1 और कॉपर+2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ, सोचो। हाँ, हो गया। तो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा यार इसका तो 3D10 होता है, हो इसका भी 3D9 होता है, लेकिन स्टेबल ये होगा
ड्यू टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टेबल है। और ये कॉपर+1 तो अनस्टेबल होता है, तुरंत टूट जाता है। कॉपर+2 और कॉपर 0, यानी कि ये क्या हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन। एक्वस सॉल्यूशन में तुरंत टूट जाएगा। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में रहेगा स्टेबल। ये सिर्फ किस में रहता है स्टेबल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। साइनाइड के साथ चुपचाप रहेगा, बाकी पानी में डालोगे तुरंत टूट जाएगा, तुरंत डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है ये। तो ये कौन बताता है स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी, ये बताओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पूरा लिख देता हूं, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। कॉपर+2 इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पानी में निकाला जाता है, इसीलिए जब इसको पानी में डालते हैं तो ये टूट जाता है। जब ये टूट रहा है तो स्टेबल कहाँ हुआ, जब ये टूट रहा है तो स्टेबल कहाँ हुआ। जैसे अब ये फेरेट लिखा था, फेरेट भी आप कह रहे हो कि बनता है, ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही तो बनेगा, बोला था ना मैंने अभी। अदरवाइज ये टूट जाएगा। Fe2O3+O2, तो ये भी +6 है, लेकिन स्टेबल थोड़ी मानेंगे अब इसको। वैसे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पर ये टूट गया तो टूट गया, तो नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कहाँ गया वो, ये भी टूट गया तो ये नहीं माना जाएगा, ये डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। ठीक है। इसी तरह से क्रोमियम के केस की बात करें तो क्रोमियम+6, मोलिब्डेनम+6 और टंगस्टन W+6, इसका MoO3 स्टेबल रहेगा पानी में, और इसका WoO3 स्टेबल रहेगा। बट Cr3 डिकम्पोज, so it acts as a oxidizing agent। तो ये क्रोमियम+6 अनस्टेबल रहेगा, टूटेगा। हम्म, तो इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्रोमियम+6 जो होगा, उसका कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो CrO3 हो, CrO4 2- हो, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये पानी में टूट जाते हैं, दे आर स्टेबल। अब ये पानी में नहीं टूट रहे हैं तो दे आर स्टेबल, सो दे नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। दिस इज वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अरे हाँ तो बोल दे लल्ला। अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन पूछा उसने, बहुत ही मजेदार है, आपको बताना है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम+2 और Fe+2। चलो बताओ, आपको सोचना है इसमें कौन अच्छा होगा, बताओ। हम्म, ट्राई करो ट्राई करो। ये अच्छा सवाल है, ट्राई करोगे मजा आएगा।
कई बच्चों का आ गया, कौशल, अच्छा कई नहीं, कौशल का ही आया है। एफी, अंकित का भी आ गया एफी, दीप्तम का भी एफी, बिल्कुल सही लग रहा है आपको ना दीप्तम, देखो। तो कई बच्चों ने ट्राई भी किया और आ रहा है उनका, तो देखते हैं क्या हो रहा है, देखो। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले लॉजिक तो समझ लूँ, पता लगा मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा कैसे करते हैं, देखो। अगर m से m प्लस गया यानी ऑक्सीडेशन होगा इस प्रोसेस का, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर, यही फंडा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी कि Fe+2 से ही आ जाएगा Fe+3, यानी ये 3d6 4s2 से 3d5 4s 3d6 से 3d5 में जा रहा है ये। क्लियर। और अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम 2+ से 3+ में जाएगा, तो 3d कितना हुआ 4 से 3d3 गया। अब आप मुझे दिमाग की बत्ती जला के बता दो, दिमाग की बत्ती क्या जली? 3d6 से 3d5 गया। तो आपको ऐसा नहीं ओ माय गॉड ये तो हाफ फील्ड हो जाएगा यार, ये तो हाफ फील्ड हो गया, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ या ना? आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है ऐसा? तो इसका मतलब आयरन ज़्यादा होगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा जा रहा है उधर। हाँ या ना? तो आपको लग रहा नहीं लग रहा कि आयरन ज़्यादा होगा? बोलो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पानी में देखते हैं, ऐसे नहीं देखते, इसका मतलब समझे? अब ध्यान से देखना इधर भाई, ये ऐसे नहीं देखना है आपको, ये ऐसे देखना है Fe। क्योंकि आपको मैंने कहा था ऑक्सीडाइजिंग पावर हो या रिड्यूसिंग पावर हो, आप पानी में निकालते हो, तो यहाँ देखो FeH2 6+2 से FeH2+3 बनेगा। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने पर यहाँ देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, 1 2 3 और ये 4। यहाँ देखोगे तो क्या दिखेगा, 3। Fe की बात कर लें अगर अपन तो क्या होगा, यहाँ पर +2 आता है ना, 3d6 को भरो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये भरेंगे तो ये ऐसे। हाँ या ना? अब दिमाग की बत्ती जला, 2 3 4 5 6। अब इधर आओ, अब बताओ इलेक्ट्रॉन को फिल करके। क्रोमियम की बात करेंगे तो 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही आएंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती क्या जली सोचो। जब आपने Fe के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरा, तो आपको ये पता चला कि यार ये ऐसे जाएगा और ये 5 ऐसे होगा। लेकिन जब क्रोमियम में देखा तो ये D4 था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलती तुरंत लो एनर्जी में आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये तुरंत लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, सोचो, दोबारा बोलो, अगर ये तुरंत लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, बोलो, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सबसे लो एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आज के बाद आपको एक नई थ्योरी पता चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी लल्ला, आज तो मचा देंगे हल्ला, कि D5 ज़्यादा स्टेबल रहेगा D3 से।
इन गैशियस मीडियम, और D5 कम स्टेबल रहेगा D3 से इन एक्वस मीडियम। तो जो हम बात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? एक्वस मीडियम में। जो हम बात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? बोलो। एक्वस मीडियम में। जो हम बात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? एक्वस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम में D3 ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये थ्योरी पूछेगा आज के बाद। आई होप आप ये गलत नहीं करेंगे अब, हाँ या ना? अगर एक्वस मीडियम में ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्रोमियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। और वैसे भी आप ली के काका ने मांगी अलमारी याद करो। ली के काका ने मांगी अलमारी में कहाँ आ रहा है वो? नीचे। आयरन ही नीचे है, तो आयरन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी होगा क्रोमियम के रेस्पेक्ट में। पर उसका लॉजिक समझ में आया नहीं आया? इसको लिख लो फटाफट जल्दी। मुस्कान ने कह दिया कि डी ब्लॉक याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। मुस्कान आप पहले बोल देती, मैं बता देता। इशू कह रहा है सर लिखने का टाइम दीजिए, ओके। जल्दी लिखो। जी, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग इसी में कंपेयर करेंगे। पानी में देखो डालते क्या हुआ, D4 से D3 आ गया, और D3 आते लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये सबसे कम एनर्जी में है इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी में होता है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है राज? समझ में आ गया बेटा? लो एनर्जी में है ना वो, क्योंकि पानी में आते, पानी तो लिगेंड हो गया ना, लिगेंड होते उसने क्या करा, ये डी ऑर्बिटल थे उनको स्प्लिट किया। लिगेंड आते ही क्या हुआ, ये जो डी ऑर्बिटल थे इसको इसने क्या किया, स्प्लिट किया, आया ना? क्लियर? अब आएगा कलर इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट की खास बात अगर हम बात करें कि अगर कॉन्फ़िगरेशन आपने D0 या D10 कर दिया, D0 और D10 अगर है तो वो कलरलेस होगा। दोबारा से बोलना। अगर किसी भी मेटल कैटायन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आ गया D0 तो वो आपको कलरलेस बोलना है। और अगर किसी का D1 से लेके D9 तक आ गया तो आपको उसको कलरफुल बोलना है। एक्सेप्ट ये बहुत पूछेगा भाई आपसे, FeF63- ये कलरलेस होता है, ठीक है। और अगर कभी D एंड D10-N आ गया तो वो फिर सेम कलर होगा। दोबारा बोलना क्या हुआ? DN और D10 एंड D10-N आ गया तो सेम कलर आएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, जैसे आपसे आया क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग
सॉल्ट इज कलरलेस, तो पहला आएगा अब बताओ इसको। सोचो। देखो, कलरलेस पूछा है तो यही आएगा, क्योंकि जब आप जिंक +2 देखोगे तो 3D10 आ जाएगा। D10 आ गया तो अपने आप ही पक्का हो गया, तो कलर है। हाँ है ना? हम्म। बोलो मेरे लल्ला, अरे सच बोल। ये तो वैसे ही पता चल गया। क्लियर? अब आएगा कैटेलिटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखो मजेदार बात कि दीज मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, these metals and their compounds show catalytic property due to these metals and their compounds show catalytic property due to variable oxidation state and less energy difference, between n-1s, n-1d and ns electron. n-1d and ns electrons। तो एक्चुअली एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्या फायदा होता है बताओ? जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाना हो उसके साथ तुरंत कंपाउंड बन जाएगा। और एनर्जी का गैप कम होने से क्या होता है? तुरंत सोचो, एनर्जी का गैप कम होने से क्या होता है बताओ? तुरंत, तुरंत ये होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो जिस कोवेलेंसी में बॉन्ड बनाना है उसमें भी बन जाएगा। अब कैटलिस्ट क्या होता है पहले ये समझो। एक रिएक्शन होती है, उसका रिएक्टेंट होगा ये, और ये प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब रिएक्शन जाती है, रिएक्टेंट जाता है प्रोडक्ट में, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है तुरंत। मतलब कैटलिस्ट क्या, एक रिएजेंट होता है। ये एक रिएक्शन है सपोज, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ये इतना बैरियर पार करके जाना पड़ता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं उसको, कम कर देता है तुरंत, तो ये तुरंत पहुंच जाता है। यानी कि वो रिएक्शन को फास्ट करवा देता है तुरंत। और आफ्टर रिएक्शन वो अनरिएक्टेड रहता है। दोबारा बोलो, आफ्टर रिएक्शन वो, जल्दी बोलो, अनरिएक्टेड रहेगा, तो उसे कैटलिस्ट कहा जाएगा। दोबारा बोलो, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? वो अनरिएक्टेड रहेगा। क्लियर दोस्तों? बोलो। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, कि अगर हम I- और ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट, नाम इसका क्या है? पर ऑक्सो डाई सल्फेट, ये रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर आपने इसमें एज अ कैटलिस्ट Fe+3 डाल दिया,
तो सबसे पहले ये Fe+3 आई माइनस को तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा +2 में, और फिर ये Fe+2 जो होगा, ये Fe+2 जो होगा इस पर ऑक्सो डाई सल्फेट से रिएक्ट करेगा और खुद आ जाएगा सल्फेट में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और देख के आपको क्या लग रहा है कि I माइनस और H2O3-2 इन्होंने रिएक्ट करके बना लिया I2 प्लस सल्फेट। तो ये एक तरह से क्या हुआ यहाँ पर, इसमें कैटलिस्ट Fe+3, इसमें जो कैटलिस्ट है वो कौन है, कैटलिस्ट Fe+3। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आ जाता है इसमें डायरेक्ट कि आई आई माइनस और H2O8-2 के अंदर जो कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए वो कौन है, तो आप बताओ कौन होगा वो। हम्म अब बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो आपको याद होने, जैसे एक होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अभी जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है TiCl4+Al C2H5 होल थ्राइस होता है। ये पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसके लिए इस्तेमाल करता है बताओ, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। दोबारा से बोलना, किसके लिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, दोबारा बोलो। हाँ, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, याद रखने। अब ध्यान सुनना, पॉलीमराइजेशन का एक स्टेप आप जब ऑर्गेनिक आएगी उसमें पढ़ोगे पॉलीमराइजेशन में कि 3 स्टेप्स होती हैं। पहला, कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए होती है चेन इनिशिएशन स्टेट, जिसमें फिर रेडिकल बनता है। वो रेडिकल जाता है, अटैक करता है और बार बार चेन को आगे ले जाता है, उसे कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कोई भी एक यूनिट आती है उसको रोक देती है, उसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेट। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि भाई इसमें जो जो जिगलनाटा कैटलिस्ट है उसमें एक्टिव स्पीशीज कौन सी है, तो वो एक्टिव स्पीशीज ये है। तो एक्टिव स्पीशीज जो है वो TiCl3 आएगी। कैटालिटिक स्पीशीज जो आएगी वो TiCl3, क्योंकि ये आपका पहले बॉन्ड टूटता है, TiCl3 बनता है, फिर जाता अटैक करता रहता है। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने बताओ। ये जाएगा, अटैक करेगा, और फिर आपके जो है वो क्या बनेगा, आगे पॉलीमर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत कर देंगे, बोलो क्या गलत करेंगे, कि एक्टिव स्पीशीज जो है वो बतानी थी। तो क्या होगी एक्टिव स्पीशीज बताओ। क्लियर। अगर एक और आप, ये सब ऑर्गेनिक में आएंगे, देखो वैकर प्रोसेस, इसमें PdCl2 लेते हैं। PdCl2 का काम होता है C2H4+ इस PdCl2 को एल्डिहाइड में ले जाना। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक में बहुत सारे आएंगे। ठीक है, हाँ, आपको जब डी ब्लॉक की शीट मिलेगी तो उसमें लिखे हुए होंगे, आप याद कर लेना उसको। ऐसे बहुत सारे आएंगे, फेंटोन रिएजेंट, ओस्टवाल्ड हो गया, उसमें प्लेटिनम आएगा। बॉर्नेबर साइक सॉरी हैबर प्रोसेस है, उसमें Fe आएगा। तो ऐसे कैटलिस्ट आते जाएंगे, वो हर जगह आ जाएंगे। पी ब्लॉक के भी सारे कैटलिस्ट होंगे जो यहाँ आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ ओस्टवाल्ड प्रोसेस, अब ओस्टवाल्ड जो होता है वो नाइट्रिक एसिड के लिए होता है, नाइट्रिक एसिड या HNO3 को बनाने के लिए। तो इसका कैटलिस्ट होता है प्लेटिनम। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है वो H2SO4 बनाने के लिए किया जाता है।
इसका कैटेलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। हैबर्स प्रोसेस जो होता है, हैबर्स प्रोसेस जो होता है वो अमोनिया के लिए होता है। उसमें कैटेलिस्ट होता है Fe और प्रमोटर होता है मोलिब्डेनम। लेकिन आजकल हम Fe की जगह उसके कैटलिस्ट भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं आजकल हम? हाँ, आयरन ऑक्साइड, L2O3 और K2O, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर ऑक्साइड्स। इसको इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो आपका ये दिखा ना मैंने हैबर्स प्रोसेस में, ये हैबर्स प्रोसेस किसके लिए होता है? अमोनिया के लिए। इसका जो कैटेलिस्ट होता है वो ये होता है, और जो मोलिब्डेनम होता है वो प्रमोटर होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोमोटर क्या करता है, बोलो। प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर कुछ भी नहीं करता। प्रोमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। प्रोमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। पेंटोन है जैसे FeSO4, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, वो ऑर्गेनिक में आते चले जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है। क्या बोले, जल्दी बताओ। आपको परेशान, जल्दी बोलो, नहीं होना है। दोबारा बोलो। क्लियर? तो आप बताओ फटाफट फटाफट, कैटलिस्ट याद होंगे कि नहीं होंगे अब? ऐसे बहुत सारे आएंगे अभी पी ब्लॉक में, खूब सारे आएंगे प्रिपरेशंस में। डेक्कन रिएजेंट, डेक्कन आ जाएगा। डेक्कन का कैटलिस्ट बताओ, CuCl2। सिलिकॉन्स का कैटलिस्ट बताओ। ठीक है, वहाँ भी कॉपर पाउडर। तो ये तो चलते ही जाएंगे, कैटलिस्ट खत्म नहीं। आपको बस इतना समझना था कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं। और एक Fe वाली जो एग्जाम्पल थी, Fe+3, वो एक इम्पॉर्टेंट है। अब आप यहाँ तक पढ़कर आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि NCERT पढ़कर आएंगे आप अच्छे से, कि ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेंगे। उसके बाद ये आपने जो मैंने बताया अभी, क्या बताया बताओ, बोलो। हम्म, यहाँ तक पूरा कैटलिस्ट तक। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई जल्दी से, मेरा हल्ला मचाएगा हल्ला। ओ मेरे लल्ला, मेरे CEO, मेरे करोड़पति, ओ मेरे आईटीएन, चल मिलके मचाएंगे हल्ला, हर एक गली मोहल्ला। यस, पूरा डी ब्लॉक बाबू। अब हम जा रहे हैं इनऑर्गेनिक को सल्टाने। उसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद सबको सल्टा के निकट जाएंगे। आया ना? बोलो 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 बोलो। करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, बाय।